विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने सेनाचरः, भिक्षाचरः, कुरुचरः इन रूपों को सिद्ध किया था सूत्रलेख पूर्वक। इसी क्रम में आज हम आगे कुछ रूप और सिद्ध करेंगे। उनमें से एक रूप है यशस्करी विद्या। यशस्करी विद्या, यशस्करी विद्या। यशस मूल शब्द है। यशस अम के उपपद रहते हुए क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से हम यहाँ पर ट प्रत्यय करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ट प्रत्यय करने वाले कई हमारे सूत्र हैं। उनमें से जो एक सूत्र है क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु च, इससे भी यहाँ पर ट प्रत्यय होगा। तो यशस कर्म के उपपद रहते हुए क्री धातु से क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से यहाँ पर क्री धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा। अब जब क्री धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा तो हमारा समीकरण जो रूप बनेगा, यशस मूल शब्द है। यशस कर्म है, इसलिए अम प्रत्यय आया है। यशस अम क्री और ट प्रत्यय। यशस अम क्री और ट प्रत्यय। ट में अनुबंध लोप होकर चुटु सूत्र से अनुबंध लोप ट की चुटु सूत्र से एक संज्ञा हो जाएगी। ट से लोप से लोप होकर अवशिष्ट रहेगा। रूप बनेगा यशस अम क्री और अ। अब हमारा रूप यहाँ बनता है यशस अम क्री और अ। सार्वधातु का आर्धातुकयों से गुण की प्राप्ति होती है। सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो यहाँ पर री के स्थान पर गुण, री के स्थान पर गुण की प्राप्ति होती है और री के स्थान पर उरण रह परे से रपरत्व होगा। री के स्थान पर अगुण होता है, किंतु उरण र पर से रपरक होकर यहाँ पर अर यह गुण होगा। तो यशस अम क्री और अ, ट में से लोपादि कार्य होकर अशेष रहता है। अब सार्वधातुक आर्धातुकयों सूत्र से यहाँ पर आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण जो क्री का री है, इसको गुण की प्राप्ति होती। गुण होता है अ, किंतु उरण र पर से री के स्थान पर जो भी कार्य होता है वो रपरक होता है, इसलिए यहाँ पर अर गुण होगा अर। तो री को यहाँ पर अर गुण होगा और हमारा रूप हो जाएगा कर। तो यशस अम कर और अ, क र रहलंत कर अ। अब कर्तरीकरणों कृति से यहाँ पर अम के स्थान पर क्या हो जाएगा, गस। जैसे हम अभी तक रूप जो सिद्ध करते आ रहे हैं उनमें हमने यही कार्य किया है कि अम के स्थान पर क्या किया है, गस किया है। जैसे हमने सेनाचरः बनाया, भिक्षाचरः बनाया, इन सब में हमने अम के स्थान पर गस आदेश दिया है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कर्तरीकरणों कृति से अम के स्थान पर गस हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा यशस गस कर और अ। ट में से क्या अवशिष्ट रहेगा, अ क र, रहलंत है। ट में से अवशिष्ट रहेगा, क र और अ को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा क र। तो यशस गस और कर। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा सुपो धातो प्रातिपदिकयों से।
सुप का जो गस है इसका लुक हो जाएगा, तो हमारा रूप बन जाएगा यशस और कर। अब स को, यशस के स को रुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप बन जाएगा यशः। यशस में जो स है इसको रुत्व और विसर्ग होकर बन जाएगा यशः और कर। अब सूत्र प्रवर्तों का अतः, क्री, कमी, कंस, पात्र, जो मैं सूत्र आपको विगत अंकों में समझा चुकी हूँ। अतः, क्री, कमी, कंस, पात्र, इस सूत्रानुसार यहाँ पर यशः का जो विसर्ग है इसको सकार आदेश हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा यश, सहलंत और कर। यश विसर्ग को सकार, सहलंत और कर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा यशस्कर। अब यशस्कर रूप बन गया, हमें रूप बनाना है यशस्करी। टी डे डाणेय सूत्र से नीप प्रत्यय हो जाएगा। जब हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम ये सूत्र को विस्तार से समझेंगे। टी डे डाणेय सूत्र से स्त्रीलिंग की विवक्षा में नीप प्रत्यय हो जाएगा। नीप प्रत्यय में से अनुबंध लोप कार्य हो जाएगा। प की हलंत्यम से संज्ञा, आदि गकार क ख ग घ ग दीप घ की संज्ञा जो हो जाएगी हमारे लशक प्रतीत से हो जाएगी। शेष रहेगा ई, यशस्कर और ई। अब यस्यति च से यशस्कर का जो र है उसका जो आकार है उसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा यशस्कर और ई। र जब हलंत का रह जाएगा तो दीर्घ इकार उसमें मिल जाएगा और पुनः हमारा रूप बन जाएगा यशस्करी। अब जब यशस्करी रूप हमारा सिद्ध हो गया, अब पुनः हम इसके रूप बनाएंगे तो यशस्करी की प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, जैसे हमने अन्य जो रूप सिद्ध किए थे उनमें करी थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कृतद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सु और जस से सु प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय हो जाएगा। सु प्रत्यय में से अनुबंध लोप होकर स बचेगा और यशस्करी और स हलंत, सु में से स हलंत ही बचेगा अनुबंध लोप होकर, तो हमारा रूप रहेगा यशस्करी और स। अब हलं ज्ञापभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल, ये सूत्र कहता है हलंत, गयंत और आबंत तथा दीर्घ से परे अप्रकृत यानी अकेले सु, ती और सी, इनके अप्रकृत हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो स है ये अप्रकृत अकेला है, इसके साथ कोई स्वर आदि नहीं है और यह दीर्घ से परे है। यशस्करी दीर्घ है, दीर्घ से परे है, क्योंकि सूत्र की शर्त है हलं ज्ञापभ्यो दीर्घात सुतिस से प्रकृतम हल कहता है कि हल से परे हो, वो अप्रकृत हल जो अकेला हल, अकेला व्यंजन है वह या तो हल से परे हो यानी व्यंजन से परे हो, या गीप, गीश, गीन ये प्रत्यय आएंगे आपके स्त्री प्रत्यय में। इकार से परे हो जिनमें से लोप होकर ई दीर्घ ई शेष रहता है, या इकार से परे हो, या आबंत से परे हो, या दीर्घ से परे हो। तो यहाँ पर यशस्करी में हमने कौन सा प्रत्यय किया? अभी तो पूर्व हमने किया था गीप प्रत्यय, तो यहाँ पर ई से परे, यहाँ पर गी ई से परे सकार है, इसलिए स का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा यशस्करी। अब हम यशस्करी रूप को समझने से पहले आज इन दोनों सूत्रों को फिर से समझेंगे। जब हमने विगत अंक में सूत्र समझे थे तो मैंने कहा था जहाँ प्रसंग आएगा उन सूत्रों को हम विस्तृत रूप से वहीं समझेंगे।
तो हमने यशस्करी रूप सिद्ध कर लिया। अब हम सूत्र देखते हैं जो हमने यहाँ पर लगाए। क्रय हेतु ताच्छिल्य आनुलोम्येषु च। हेतु, ताच्छिल्य, आनुलोम्य, ये तीन अर्थ यदि धोत्य हो तो कर्म के उपपद होने पर डू क्रिय धातु से परे ट प्रत्यय होता है। हेतु, ताच्छिल्य, आनुलोम्य, ये तीन अर्थ यदि धोते हों। यशस्करी विद्या, यश को दिलाने वाली विद्या, यहाँ हेतु सिद्ध हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर हेतु अर्थ है। इनमें से तीन अर्थ में से कोई एक अर्थ द्योतित होना चाहिए। हेतु, ताच्छिल्य, आनुलोम्य। तो यशस्करी में कौन सा अर्थ द्योतित हो रहा है? हेतु, यश को करने वाली, यश को दिलाने वाली विद्या। तो यहाँ हेतु अर्थ द्योतित है। कर्म उपपद है यशस अम, यहाँ अम ये कर्म उपपद है, इसलिए क्री धातु से परे हमने यहाँ पर क्या कर दिया? ट प्रत्यय। क्योंकि सूत्र कहता है हेतु, ताच्छिल्य, आनुलोम्य, ये तीन अर्थ यदि द्योत्य हों तो कर्म के उपपद होने पर डूक्रिय धातु से परे ट प्रत्यय होता है। यहाँ पर हेतु अर्थ द्योतित हो रहा है। यशस्करी विद्या में हेतु अर्थ द्योतित हो रहा है। यशस अम, यह कर्म उपपद है, इसलिए क्री धातु से परे हमने यहाँ पर ट प्रत्यय कर दिया और हमारा रूप बना यशस अम, क्री और ट। दूसरा सूत्र हमने जो प्रयुक्त किया है, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णेषु अनव्यस्य, कि ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को, जो अव्यय का नहीं हो ऐसे विसर्ग को समास में नित्य सकारादेश हो जाता है यदि क्री, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो। तो यह सूत्र हमने यहाँ प्रकट किया है। यह सूत्र हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने यशस जो रूप बनाया है, तो यशस में हमने स को विसर्ग करा था यशः। अब यशः में जो विसर्ग है ये श के आकार से परे है, तो पहली शर्त पूरी होती है ह्रस्व आकार से परे हो। यश जो है ये अनव्ययवाची है, दूसरी शर्त पूरी होती है। तो आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को, तो यशः में श के आकार से परे विसर्ग है, ये अव्यय का नहीं है, दूसरी शर्त। तीसरी, हम यहाँ पर उपपद मध्यम से उपपद समास कर चुके हैं, इसलिए यहाँ समास भी है, इसलिए यहाँ पर इसको नित्य सकारादेश हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि क्री, कमी, कंस इनमें से कोई परे हो, तो यहाँ पर क्री धातु परे है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग को सकारादेश हो करके हमारा रूप बन जाएगा यशस्कर। यहाँ पर यशस्करी विद्या जो हमने रूप बनाया है, यहाँ अब हमने यहाँ पर दोनों जो सूत्र थे उनको समझा है। पहला सूत्र हमारा जो था क्रिया हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु, कि हेतु, ताच्छिल्य और अनुलोम्य ये तीन अर्थ यदि द्योतित हो रहे हों तो क्री धातु से परे ट प्रत्यय होता है। यहाँ पर यशस्करी में यश को दिलाने वाली विद्या, यहाँ पर यशस अम ये कर्म उपपद है, हेतु अर्थ द्योतित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्री धातु से इस सूत्रानुसार ट प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा सूत्र जो नया हमने पढ़ा है, अतः क्रे कमी, ये सूत्र कहता है कि आकार से परे यदि विसर्ग है तो यशः में श में जो अ है इससे परे विसर्ग है, इस विसर्ग को, विसर्ग कैसा होना चाहिए? अनव्यय, अव्यय का नहीं होना चाहिए। तो यश जो है यह अव्ययवाची नहीं है, दूसरी शर्त पूरी हो रही है। तीसरा, समास में होना चाहिए, तो यहाँ पर उपपद मध्यम से हमने उपपद समास कर दिया है। तो तीनों शर्त हमारे पूरी हो रही है कि ह्रस्व आकार से परे होना चाहिए विसर्ग, अनव्यय, किसी अव्यय का नहीं होना चाहिए वह विसर्ग, तथा वहाँ समास हो। ये तीनों शर्त पूरी हों तो उस
विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है क्री धातु के परे रहने पर। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्री परे रहते हुए, क्री धातु के पर रहते हुए विसर्ग को सकारादेश कर दिया और हमारा रूप यशस्करी बना। इसी प्रकार से जो आगे शब्द रूप और जो हैं उनको हम अगले अंक में समझेंगे। धन्यवाद।